देखिए फाइनल अकाउंट हम लोग इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट में आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखोगे तो वो इंटरनल में काम आएगा, इंटरनल में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉर्मेट पहले से आएगा तो वहां पे फिर आपको टाइम बचेगा आपका। एमएलगेमेशन में भी बैलेंस शीट आता है कभी कभी, तो उसमें भी काम आएगा। समझ गए? इंटरनल में तो बैलेंस शीट कंफर्म आएगा। इंटरनल में क्या आता है, जो इंटरनल सेक्शन होता है ना उसमें जनरल बोलेगा और बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ। तो उसमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा न्यू फॉर्मेट से, मतलब जब ये पढ़ोगे आप। ओल्ड फॉर्मेट जो आप लोग पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में वो नहीं चलेगा यहाँ पे। कंपनी फॉर्मेट, ये कंपनी फाइल अकाउंट है, इंडिविजुअल फाइल अकाउंट नहीं है। समझ गए? और बैलेंस शीट सीखोगे तो आपको फिर अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है इंटरनल सेक्शन उसमें भी काम आएगा, मैनेजमेंट में भी काम आएगा। इसीलिए पहले हम लोग फाइल अकाउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो आज से स्टार्ट हो रहा है कंपनी फाइल अकाउंट। तो फॉर्मेट यहाँ बुक में दिया हुआ है, तो फॉर्मेट हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हर समय फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो फॉर्मेट बेकार का कॉपी करके फायदा नहीं है, फॉर्मेट आपको याद करना है। इसमें कैसे याद करना वो आपको बताएंगे आपको अभी, ठीक है? तो देखिए फाइल अकाउंट में दो पार्ट है, शेड्यूल 3 फॉलो करना है। क्या क्या फॉलो करना है आपको? शेड्यूल 3। इसमें दो पार्ट है, पीएल अकाउंट और एक क्या है, बैलेंस शीट। तो पहले आप एग्जाम में क्या करोगे, पीएल का फॉर्मेट बना के छोड़ दोगे, बैलेंस का फॉर्मेट बनाओगे, नोट्स बनाओगे, उसके बाद वर्किंग करिए। ये पहले वर्किंग करो, जैसे भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेट आपको क्या क्या बनेगा, पीएल का फॉर्मेट बनेगा एक, और एक इसका बनेगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। उसके बाद क्या बनेगा, नोट्स। नोट्स हमेशा बैलेंस शीट के बाद बनता है, नोट्स पहले नहीं बनाओगे एग्जाम में आप, ठीक है? नोट्स हमेशा बैलेंस शीट के बाद। तो फॉर्मेट आप एग्जाम में पहले बना लीजिएगा, अगर फॉर्मेट नहीं भी बनाओगे तो फॉर्मेट की जगह छोड़ दीजिएगा, 2-3 पेज का फॉर्मेट है। समझ गए? देखो सबसे पहले देखो दो कॉलम है यहाँ पे, ऊपर में हेडिंग लिखिएगा फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। जैसे लिखते हैं आप लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, नोट्स नंबर का कॉलम बनेगा। इसमें अमाउंट का दो कॉलम है ना, लेकिन आप लोग खाली क्या करिएगा, आप लोग को डबल कॉलम नहीं करना है। आप लोग खाली क्या करिएगा, करंट का बनाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का फिगर आपको नहीं दिया रहता क्वेश्चन में। जो कंपनीज होता है ना, जब आप लोग कंपनीज का बैलेंस शीट देखना कोई भी, वो लोग क्या करता है प्रीवियस ईयर का भी शो करता है फिगर, जिससे शेयर होल्डर को पता चल जाए कि कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप लोग को प्रीवियस ईयर फिगर क्वेश्चन में, तो आप लोग को खाली एक ही कॉलम बनाना है बस, करंट ईयर का, ठीक है? तो सबसे पहले इनकम आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, फॉर्मेट बहुत ईजी है पीएल का। सबसे पहले क्या आएगा बताओ, इनकम। इनकम में दो पार्ट है, इनकम में कितना पार्ट है बताओ, दो पार्ट है। मतलब पहले ऊपर में कंपनी का नाम लिखिएगा, इन द बुक्स ऑफ, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं लिखते? स्टेटमेंट है ये, मतलब अकाउंट नहीं लिखता क्योंकि फॉर्मेट क्या है, शेड्यूल 3 में क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। क्या लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में, पहले जो शेड्यूल 3 के पहले क्या लिखते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते थे पहले हम लोग। ये फॉर्मेट अकाउंट का फॉर्मेट नहीं है, ये किसका फॉर्मेट है, ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट रख लीजिए। अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है, डेबिट क्रेडिट होता है उसमें, टू और बाय लिखते हैं उसमें हम लोग। तो वो फॉर्मेट नहीं है ना ये किसका फॉर्मेट है, देखो स्टेटमेंट फॉर्मेट है, इसलिए यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। समझे क्यों लिखते हैं? हाँ सर, और सर इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बनेगा ना सर? नहीं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, इसमें ट्रेडिंग पीएल नहीं बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है इसमें। जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े ट्रेडिंग अकाउंट, वो इसमें नहीं है, ठीक है? चाहे कॉपी कर ले। कॉपी करना नहीं है, ऐसे बुक पे तो दिया है फॉर्मेट, अगर आपको कॉपी करना करो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? बस कॉलम यहाँ पे एक कॉलम हम कम कर दिए, मतलब जैसे शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट है उसमें दो कॉलम है, शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है उसमें कितना कॉलम है, अमाउंट का दो कॉलम है, लेकिन आप लोग को एक ही कॉलम बनाना है, आपको खाली करंट ईयर का, खाली किसका बनाना है आपको, बस। क्योंकि आप लोग को क्या 2 साल का दिया नहीं रहता है आप लोग को बीकॉम में। आप कोई कंपनी का बैलेंस शीट देखना, गूगल में सर्च करना, कोई भी कंपनी का उसमें 2 साल का 5 साल का भी रहता है कॉलम। बहुत सारे कंपनी जो बैलेंस शीट बनाते हैं 4-5 साल का शो करते हैं एक साथ, कंपेयर करने के लिए ईजी रहता है, समझ गए ना? तो आपको खाली 2 साल का 1 साल का बनाना है, तो अमाउंट का एक ही कॉलम बनाओगे अमाउंट का आप लोग, ठीक है? ये चैप्टर में एकदम हम लोग स्लो स्लो चलेंगे, पहले हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे, उसके बाद जितना एडजस्टमेंट है वो सीखेंगे,
जितना एडजस्टमेंट कर लोगे तो सब सम्स क्या आता है देखो फाइनल अकाउंट में आपको ट्राई बैलेंस दिया रहेगा, उसमें कौन सा कहाँ आएगा वो समझना पड़ेगा आपको पहला। सेकंड एडजस्टमेंट रहेगा, सेकंड क्या रहेगा आपका, इसमें नया एडजस्टमेंट है, वो सब जो पहले पढ़े थे फर्स्ट सेमेस्टर में वो सब नहीं है, ड्राइंग गुड्स विदड्रॉ वो सब यहाँ पे नहीं आता है। इसमें क्या है कि डिविडेंड का एडजस्टमेंट, टैक्स का एडजस्टमेंट, रिजर्व का एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट तो रहता ही है, एक क्लोजिंग स्टॉक रहता ही है, मतलब 5 6 7 एडजस्टमेंट आता है जिसमें 4 5 तो कॉमन रहेगा ही। एक आपका क्लोजिंग स्टॉक का रहेगा, एक आपका डेप्रिसिएशन का रहेगा, ठीक है। पीबीडी नहीं आता है। मेन क्या क्या आता है पीबीडी है जिसमें आपको बताएंगे, लेकिन मेन मेन कौन सा है, डेप्रिसिएशन एक रहता है हर सब में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेगा हर एक सब में, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा हर एक सब में, डिविडेंड रहेगा, रिजर्व रहेगा, ठीक है। और ट्रांसफर जीआर ये 6 तो रहेगा ही कम से कम, एक दो और भी रहेगा इसके अलावा, मतलब 5 6 इसमें ऐसा जो कॉमन है हर समय आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बड़ा है लेकिन सम्स इजी आता है एग्जाम में, सम्स ज्यादा टफ नहीं आता है, समझ गए। तो कॉलम क्या बनेगा, एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का बनेगा, एक कॉलम बनेगा नोट नंबर आपको बनाना पड़ेगा, और आप खाली अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा बस, आप खाली अमाउंट का कितना कॉलम बनेगा, करेंट ईयर का बस, समझ गए। ये फॉर्मेट है। अब इनकम आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बताइए, इनकम में यहाँ 2 पार्ट है, और आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, फॉर्मेट इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि पहले ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, जिस ऑर्डर में यहाँ दिया हुआ है ए से लेके जी तक ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा आपको, चाहे वो क्वेश्चन में हो, चाहे हो सकता है क्वेश्चन में जैसे अदर इनकम नहीं है, क्वेश्चन में अदर इनकम, लेकिन आपको लिख के नील करना पड़ेगा। और ये फॉर्मेट पूरा आप क्या करिएगा, कॉपी कर दीजिएगा बस। पहला क्या बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसका जो डिटेल है ना, डिटेल्स इसके अंदर में क्या क्या आएगा वो सब यहाँ नहीं शो करना है, वो सब कहाँ आएगा, सब नोट्स के अंदर में आएगा। तो नोट्स बनाना पड़ेगा पहले आपको, वहां से अमाउंट आएगा वो अमाउंट फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। फॉर्मेट पहले बैलेंस शीट का पीएल का फॉर्मेट पहले क्या करिएगा आप, ड्रॉ करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद नोट्स बनाओगे और वो नोट्स का अमाउंट यहाँ पुट करते जाओगे, ठीक है। यहाँ पूरा फ्रेश रहेगा सर, वहाँ सब रफ जो रहता है। नोट्स में शो करेंगे, रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या क्या आएगा, सेल्स आएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा, कमीशन रिसीव आएगा, सेल्स रिटर्न रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो वो सब यहाँ नहीं करना, यहाँ सब कैलकुलेशन अलग से करके यहाँ खाली अमाउंट लिखना है आपको बस। और जो इनकम इसमें नहीं आएगा, जो इनकम रेवेन्यू में नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा फिर, अदर इनकम में जाएगा। इसके बाद इसका टोटल कर लीजिएगा बस। ये हो गया फर्स्ट पार्ट पीएल का। इनकम में 2 ही पार्ट है बस, एक रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या क्या आता है आप लोग सब आगे दिया हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे दिया हुआ है सब, नहीं दिया, देखो रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या आएगा, अदर इनकम में क्या आएगा, इन नोट्स आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से। रेवेन्यू में क्या आएगा, सेल्स आएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा, कमीशन रिसीव आएगा। अब जो नहीं रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव नहीं है मान लीजिए क्वेश्चन में, तो नोट्स में पूरा लिखना जरूरी नहीं है, नोट्स जब बनाएंगे आप जो रहेगा सिर्फ वही लिखोगे, जो नहीं रहेगा उसका नोट्स नहीं बनाओगे आप, समझ गए। जैसे अगर मान लो डिस्काउंट रिसीव नहीं है तो मत लिखिएगा, खाली सेल्स है मान लो, सेल्स तो रहेगा क्वेश्चन में, कल सेल्स लिख दीजिएगा बस। कमीशन रिसीव रहेगा लिखिएगा, नहीं रहेगा नहीं मत लिखिएगा, डिस्काउंट रिसीव रहेगा लिखिएगा, नहीं रहेगा मत लिखिएगा। और जो इनकम इसमें नहीं आएगा, जो इनकम इसमें जैसे रेंट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, ट्रांसफर फीस है, ये सब कहाँ आएगा, अदर इनकम में आएगा। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एसेट है, समझ गए। और अदर इनकम अगर नहीं रहेगा मान लो तो इसका नोट्स मत बनाइएगा फिर, इसका नोट्स नहीं बनाओगे तो नोट नंबर मत दीजिएगा फिर, जिसका इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा वो यहाँ लिखोगे लेकिन लिख के नील कर दोगे, लिख के क्या कर दोगे, नील कर दोगे। पीएल में जो फॉर्मेट है वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको पहले। सेकंड है ये, एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा बताओ, एक्सपेंसेस में क्या क्या देखो पहले, ऑर्डर में लिखोगे
जैसे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, पहले क्या है बताओ, ऐसे एग्जाम में एक भी समय नहीं मिलेगा आपको। कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम क्वेश्चन में कभी भी दिया नहीं रहता है, कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ नहीं रहता है, तो इसका नोट्स नहीं बनाओगे, जो नहीं दिया रहेगा उसका नोट्स, ठीक है। तो नंबरिंग चेंज हो जाएगा, नंबरिंग क्या हो जाएगा फिर आपका, अगर इसका नोट्स नहीं बनेगा तो इसका नंबरिंग फिर 3 मत दीजिएगा, इसका नंबरिंग 3 ब्लैंक छोड़ दीजिएगा नंबरिंग, फिर नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 3 से स्टार्ट होगा। बट नोट्स नंबर कोई फिक्स नहीं है, जैसे जैसे नोट्स बनाओगे वैसे वैसे नंबर देते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ, इसमें क्या आएगा, परचेज आएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। परचेज आएगा उसमें रिटर्न क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। थर्ड क्या है बताओ, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन, ये पूरा लिखना जरूरी नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, स्टॉक इन डेट, पूरा लिखना जरूरी, आप खाली क्या लिख दीजिएगा बस, चेंज इन इन्वेंट्रीज, समझ गए। मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस, और इसमें निगेटिव भी आ सकता है। ओपनिंग स्टॉक अगर मान लीजिए 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 150 है, तो माइनस में भी आ सकता है, -50,000 लिख सकते हैं आप, समझ में बात। चेंज इन इन्वेंट्री निगेटिव भी आ सकता है, समझे। और कभी भी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मत करिएगा, हमेशा क्या करिएगा, हमेशा क्या करिएगा, ओपनिंग स्टॉक ओपन माइनस क्लोजिंग माइनस स्टॉक, क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करिएगा, चाहे अमाउंट किसका ज्यादा उससे मतलब नहीं है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अमाउंट निगेटिव भी आ सकता है, अगर ओपनिंग कम रहेगा क्लोजिंग क्या रहेगा, अगर आपका ज्यादा रहेगा तो अमाउंट माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, माइनस में आ गया तो, समझ गए। आगे चलिए फिर, तो हर समय सर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग हुआ। हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा, हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कभी मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये नहीं कि परचेज ऊपर कर दिए इन्वेंट्री ऊपर कर दिए, वैसे नहीं, जो ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या करिएगा, मेंटेन रखिएगा ऑर्डर, ठीक है। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसके बाद ई के बाद क्या आता है, एफ, ई से इंप्लॉय, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। जैसे पेटेंट है मान लीजिए, ट्रेडमार्क है, उसको राइट ऑफ करेंगे तो अमोर्टाइजेशन बोलते हैं इसको, और कोई फिक्स्ड एसेट राइट ऑफ करेंगे, टेंजिबल एसेट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, दोनों एक ही में आएगा। और लास्ट में क्या आएगा बताइए,
हेलो सर। हेलो। देखिए बीच में पावर कट चला, पावर कट हो गया था बीच में। आ गया आवाज आ रहा है आवाज आपके पास? हेलो। हाँ सर। ठीक है, देखिए देखो पहले फॉर्मेट कहाँ तक हुआ देखिए। इनकम में दो पार्ट है बस, एक रेवेन्यू ऑपरेशन और अदर इनकम। इनकम में सिर्फ दो ही पार्ट है, समझ गए। पीएल बहुत इजी है, पीएल में ज्यादा फॉर्म ज्यादा टफ नहीं लगेगा, पीएल आराम से बन जाएगा आपसे। मेन है बैलेंस शीट, समझ गए। पीएल में रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या आएगा, सेल्स आएगा एक तो, डिस्काउंट रिसीव आएगा, कमीशन रिसीव आएगा, बस हो गया। अब बाकी जो भी इनकम है, बाकी जो भी इनकम है ना, जैसे से ट्रांसफर फीस, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सब कहाँ आएगा, अदर इनकम में आएगा सब। इनकम कंप्लीट। एक्सपेंस में देखो क्या क्या है। एक्सपेंस से पहला क्या है बताओ, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम, लेकिन वो कभी दिया नहीं रहता है, कभी भी दिया हुआ नहीं रहता है बीकॉम में, तो लिख के नील कर दीजिएगा बस। सेकंड क्या है उसके बाद, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें क्या आएगा बताओ। परचेज अमाउंट आएगा, रिटर्न रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा बस, इसमें ज्यादा आइटम नहीं आएगा कुछ भी। परचेज में क्या आएगा, परचेज रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, रिटर्न रहेगा बस, उससे ज्यादा आपका नहीं रहेगा। इसमें वो सब नहीं आएगा, गुड्स विदड्रॉ पर्सनल यूज के लिए, वो सब यहाँ पे नहीं आता है बीकॉम कंपनी फाइन अकाउंट में, समझ गए ना। ये इंडिविजुअल का नहीं है कोई, ठीक है।
उसके बाद क्या, चेंज इन्वेंट्री, ये भी इजी है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्या कर दो, क्लोजिंग स्टॉक, हो गया कंप्लीट। उसका एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट करेंगे, एम्प्लॉय को आप वेजेज करेंगे तो भी वही आएगा, सैलरी भी वही आएगा। जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग और पीएल बनाते थे ना, वेजेज अलग ट्रेडिंग लिखते थे, सैलरी कहाँ लिखते थे, पीएल में। यहाँ पे वेजेज और सैलरी से अलग अलग तो नहीं है, दोनों एक ही है, चाहे वेजेज हो चाहे, कहाँ पे आएगा बताओ। एम्प्लॉय को अगर बोनस देंगे तो वो कहाँ पे आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी कहाँ आएगा भाई, एम्प्लॉय को आप जो भी पेमेंट करोगे, सैलरी हो चाहे वेजेज हो बोनस हो, सब कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कहाँ आएगा बताओ, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट कंट्रीब्यूशन टू पेमेंट फंड कहाँ आएगा। तो एम्प्लॉय को आप जो भी पेमेंट करोगे सब कहाँ आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्रीपेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सब जो रूल था वो सब सेम है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है, प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, वो सब रूल क्या है आपका सेम है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा बताओ, जो आप लोन लिए हैं या डिबेंचर इशू किए हैं तो उसका इंटरेस्ट है, उसका क्या आएगा यहाँ पे, जो इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो आएगा यहाँ पे। उसके बाद डेप्रिसिएशन में पता ही क्या आएगा। अब बाकी जो भी एक्सपेंस बचेगा, बाकी जो एक्सपेंस कहीं नहीं आया है सब कहाँ आएगा बताओ, अदर एक्सपेंस में। तो सबसे मेजर इसमें अदर एक्सपेंस ही रहता है बस, सबसे मेजर कौन सा रहता है बताओ, अदर एक्सपेंस रहता है। समझ गए, सबसे मेजर कौन सा रहता है, अदर एक्सपेंस। मतलब इसी में चार पांच आइटम आपको मिलेगा बस। जैसे बैड डेट भी कहाँ आएगा, अदर एक्सपेंस में आएगा। कैश इनवर्ड भी कहाँ आएगा, अदर एक्सपेंस में। कैश आउटवर्ड भी अदर एक्सपेंस में। बैड डेट भी अदर एक्सपेंस में। प्रोविजन प्रोविजन पर बैड डेट भी अदर एक्सपेंस में आएगा। रेंट कहाँ आएगा बताओ, अदर एक्सपेंस में। प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट, बस जितना एक्सपेंस है जो ऊपर कहीं नहीं आया सब कहाँ पे आएगा। तो एक खाली इसमें मेजर कौन सा है, पीएल में खाली एक ही नोट्स थोड़ा सा बड़ा होता है, अदर एक्सपेंस का बस। अब बाकी जितना भी नोट्स है ना पीएल का वो सब इजी रहता है। तो पीएल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, पीएल एकदम आराम से बन जाएगा। समझ गए, तो कम से कम पीएल तो बना दोगे एटलीस्ट, टाइम नहीं भी रहे तो कम से कम 5 मार्क्स तो मिल जाएगा आपको। 15 में 5 मार्क्स तो पीएल में रहता है। टाइम अगर नहीं भी रहेगा तो कम से कम पीएल तक तो बना दीजिएगा, अगर एकदम लास्ट में बनाइएगा कंपनी फंड अकाउंट। 15 मार्क्स का सम आता है, उसमें 10 मार्क्स आपका बैलेंस शीट में रहता है, 5 मार्क्स आपका पीएल में रहता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या आएगा बताइए, दोनों को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा फिर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2। ठीक है, फिर उसके बाद लेस क्या करिए आप इसमें, हाँ, इनकम टैक्स। लेस क्या करिए, इनकम टैक्स आपको दिया रहेगा, परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, परसेंटेज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ऐसे कंपनी में 25% और 30% का कंसेप्ट है। ठीक है, कुछ कंडीशन होता है उसमें 25% है, कुछ कंडीशन में 30% है, लेकिन आप लोग को परसेंटेज याद नहीं रखना है। आप लोग को क्वेश्चन परसेंटेज दिया रहेगा, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है बस, कोई एजम्पशन नहीं करना है इसमें आपको। पीबीटी इंटू, अब प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ मान लो, प्रॉफिट की जगह क्या हुआ अगर आपका, तो टैक्स क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। फिर प्रोविजन करेंगे आप फिर नील हो जाएगा। फिर कभी कभी लॉस भी आ सकता है, तो लॉस आएगा तो निगेटिव मत करिएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। लॉस के केस में टैक्स क्या हो जाएगा आपका, नील हो जाएगा फिर। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा माइनस करने के बाद, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में, बैलेंस शीट। तो पीएल तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, एग्जाम में आप नोट से बनाओगे ना, पूरा नोट्स एक साथ मत बनाइएगा। आप एग्जाम में पूरा नोट्स एक साथ मत बनाइएगा, पहले क्या करिएगा, पीएल का फॉर्मेट बना लीजिए, बैलेंस का फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद नोट्स बनाइएगा पीएल तक का। कहाँ तक का नोट्स बनाओगे, पीएल तक का नोट्स बनाओगे पहले, मतलब कहाँ तक बनाओगे, यहाँ तक, अदर एक्सपेंस तक। उसके बाद एक बार स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद एक बार फिर पीएल को पूरा कंप्लीट करिएगा, पीएल को पूरा क्या करिएगा उसके बाद बैलेंस शीट बनाओगे। नहीं तो अगर
पीएल का नोट्स बना, अगर पीएल नहीं बनाओगे, प्रॉफिट नहीं निकालोगे, नेट प्रॉफिट, तो आप बैलेंस शीट कैसे बनाओगे बताओ? पॉसिबल है बैलेंस शीट बनाना? तो मतलब नोट्स को एक बार स्टॉप करना पड़ेगा आपको। पहले एग्जाम में पीएल का फॉर्मेट, नोट्स पहले नहीं बनेगा एग्जाम में। ये वर्किंग नोट नहीं है कि वर्किंग नोट होता तो कहीं भी बना सकते थे आप। ये नोट्स टू अकाउंट्स है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। ये बैलेंस शीट के नीचे आएगा, पीएल के नीचे नहीं। पहले पीएल का फॉर्मेट, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसके बाद नोट्स। और नोट्स बनाओगे, पहले एक बार अदर एक्सपेंस तक बना के स्टॉप हो जाओगे। अदर एक्सपेंस तक बना के क्या हो जाओगे, एक बार स्टॉप, फिर पीएल कंप्लीट, वहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालोगे, उसके बाद फिर वापस से नोट्स बनाओगे। समझ गए? तो पीएल का कोई डाउट है बताइए? चले आगे आप सर। लोग। अब आइए बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, किसमें ये, तो पीएल का ये फॉर्मेट क्या ना, बिना कॉपी कर दीजिएगा हर सम में। चाहे नोट्स नंबर मत दीजिएगा, नोट्स नंबर बाद में दीजिएगा। नोट्स नंबर, जिसका नोट्स बनेगा खाली उसका नंबर देना है। जो नोट्स नहीं है, जब क्वेश्चन में अदर स्पेस नहीं है तो क्यों बनाओगे उसका नोट्स? तो नंबरिंग कम नहीं हो जाएगा फिर आपका। एक नोट्स कम हो गया तो 8 तक चला गया, एक और कम हो गया 7 चला गया। अदर एक्सपेंस का नोट्स जो है चेंज हो जाएगा ना, फिर नंबर चेंज हो जाएगा। और अगर आप नंबरिंग दे भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वहां लिख के नील कर दीजिएगा बस। अगर आप नंबरिंग दे दिए मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नोट्स बनाओगे आप, तो वहां पे क्या लिखिएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अदर इनकम नहीं है, अदर इनकम, और आप नोट्स नंबर दे दिए तो कोई गलत नहीं हो जाएगा आपका। बस वहां अदर इनकम लिख के क्या कर दीजिएगा, फिर नील कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कि ऐसा नहीं कि नोट्स नंबर दे दिए तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। नोट्स बना दिए तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? सर अगर अदर इनकम मतलब क्वेश्चन में उसका कुछ काम ही नहीं है तो फिर भी लिखना पड़ेगा क्या पीएल फॉर्मेट? लिखना पड़ेगा, पीएल का ये फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट कॉपी, पर्टिकुलर से कॉलम पूरा फॉर्म, पर्टिकुलर से जो कॉलम है वो पूरा कॉपी करना पड़ेगा आपको। ये जो इनकम में 2 पार्ट है, और एक्सपेंस में कितना पार्ट है, 7 पार्ट है। ऑर्डर याद रखिएगा, सीपीसी पहले क्या है बताओ? ऑर्डर याद रखिएगा, सीपीसी। सीपीसी मतलब समझे? कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम, परचेज स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन, उसके बाद ई, ई के बाद क्या आता है, एफ के बाद वापस से डी आ जाएगा, ई एफ डी। और लास्ट में क्या है, ओ। अदर एक्सपेंस तो याद रहेगा क्योंकि अदर एक्सपेंस हमेशा लास्ट में ही आता है। तो सीपीसी, ई एफ डी, ओ। सीपीसी मतलब कॉस्ट ऑफ मेटल परचेज, कॉस्ट ऑफ कंज्यूम। पी से क्या हो गया, परचेज स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन्वेंट्री। इनके बाद एफ याद रखिएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसके बाद अदर एक्सपेंस। ये ऑर्डर याद रखिएगा। और सम करोगे ना, याद हो, 15 10 12 सम करोगे तो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा आपको। ठीक है? समझ गया तक? चले आगे। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। अब कहाँ पे आते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में आते हैं। और जब हम लोग सम स्टार्ट करेंगे ना एग्जाम में, मतलब क्लास में, तो आप लोग क्या करिएगा, फॉर्मेट पहले से घर से बना के लाओगे, यहाँ बैठ के फॉर्मेट में बनाइएगा। समझे बात को? जब सम स्टार्ट होगा, सम स्टार्ट होने में 2 क्लास लग जाएगा कम से कम। समझ गए? आइए बैलेंस शीट में, ये देखिए बैलेंस शीट में क्या है, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट्स नंबर रहेगा और अमाउंट रहेगा। ये कॉलम मत बनिएगा। सेकंड कॉलम, अमाउंट का कितना कॉलम बनाओगे आप? 1 कॉलम बनाओगे। अब पहला हेडिंग क्या है, शेयरहोल्डर फंड। पहला हेडिंग क्या है, सबसे मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा हेडिंग, उसके अंदर में सब हेडिंग क्या है, शेयरहोल्डर फंड, उसके अंडर में शेयर कैपिटल आएगा, और क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल लिखिएगा यहाँ पे बस। शेयर कैपिटल का नोट्स नंबर कितना हो जाएगा बताओ? 10 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा फिर? 11 हो जाएगा। मतलब जहां पे वो खत्म होगा, जहां पे वो, अगर वो 9 पे खत्म हुआ तो 10 से स्टार्ट होगा। अगर वो 6 पे खत्म हुआ मान लो, तो यहाँ पे कितना से स्टार्ट होगा फिर? 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है? और शेयर अप्लिकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये कभी दिया नहीं रहता है, बीकॉम में कभी भी दिया हुआ तो ये इसका नोट्स नहीं बनाओगे। समझ गए? खाली हेडिंग लिख के छोड़ दोगे। मतलब एप्लीकेशन आया है लेकिन अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझे? बैलेंस शीट का सर फॉर्मेट, बोल रहे थे पहले पीएल का स्टेटमेंट हम लोग बना लेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मूला जो मतलब ये है फॉर्मेट नहीं, वो तो बनाएंगे। फॉर्मेट पहले पीएल का बनाओगे, उसके बैलेंस का फॉर्मेट, उसके बाद नोट्स। ओ नोट सबसे जी लास्ट में, नोट सबसे
है लास्ट सर। बनेगा। तो मतलब बुक में जिस ऑर्डर में दिया गया है हाँ हाँ हाँ, वैसे ऑर्डर में। नोट्स कहाँ पे आता है? बैलेंस के नीचे आता है, समझे? सर यहाँ भी जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसके जो प्रीवियस ईयर का है वो तो नहीं आएगा ना इसमें भी सर? मतलब यहाँ पे दिया है ना फिगर एस हाँ, वो नहीं बनाएगा, खाली एक ही कर बनाना आपको बस, करंट ईयर का खाली बस। प्रीवियस का नहीं बनेगा, आता नहीं, आप लोग 2 साल का नहीं आता सर आप लोग का। आप लोग को प्रीवियस का फिगर दिया नहीं रहता है ना, तो क्यों बनाओगे बेकार का कॉलम? और अगर आप बना के ब्लैंक छोड़ना चाहे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बना के छोड़ोगे ब्लैंक, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि बना के छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं बनाओगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, बनाओगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। आया समझ में? हाँ सर। इक्विटी, अब इससे फर्स्ट क्या बताइए? अब ये जो बैलेंस का फॉर्मेट है, तो पीएल का फॉर्मेट आगे काम नहीं आएगा, पीएल का फॉर्मेट खाली इसी चैप्टर में काम आएगा बस। पीएल का जो फॉर्मेट है वो कंपनी फाइनल अकाउंट में ही काम आएगा, और फर्दर किसी चैप्टर में काम। लेकिन जो बैलेंस का फॉर्मेट है ये 5th सेमेस्टर में भी काम आएगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन है बैलेंस शीट का सब में काम आएगा, समझ गए? 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर में भी है। जिस भी चैप्टर में बैलेंस शीट आएगा, इंटरनल सेक्शन में आएगा बैलेंस शीट, उसमें बोलेगा बनाओ। एमएलगेमेशन में आएगा, उसमें बनाओ। होल्डिंग कंपनी आप लोग पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर में, उसमें भी बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो रेशियो पढ़ेंगे आप लोग, उसमें बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ। तो मतलब बैलेंस का फॉर्मेट आपको ये अच्छे से करना है ये, क्योंकि ये हर चैप्टर में काम आएगा आगे भी। अब पीएल का फॉर्मेट खाली इसी चैप्टर में काम आएगा, और कोई चैप्टर में आगे काम नहीं आएगा। ठीक है, तो शेयरहोल्डर फंड लिखिएगा सबसे पहले। अब इसके अंदर में क्या लिखिएगा फिर? शेयर कैपिटल। और इसका नोट्स नंबर कितना हो जाएगा? 9 पे एंड हुआ था, तो जहां पे एंड होगा उसके आगे से स्टार्ट होगा, वापस 1 से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। जहां पे पीएल का नोट्स खत्म हुआ था नंबरिंग, अगर आपका नंबरिंग 9 पे खत्म हुआ तो 10 से स्टार्ट होगा, अगर आपका नंबरिंग 7 पे खत्म हुआ है तो 8 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इक्विटी प्रेफरेंस दोनों इसी में आएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग नहीं करना है, यहाँ पे खाली क्या लिखिएगा? शेयर कैपिटल, फिर उसके अंदर में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल सिनेरियो रहेगा तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। वो सब आपको नोट्स में शो करना है। ऑथराइज कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, वो सब आपको नोट्स में शो करना है। यहाँ पे खाली अमाउंट लिखना है बस। ठीक है, और जो सबसे बड़ा नोट्स है पूरे चैप्टर में, इस फाइनल अकाउंट में सबसे बड़ा जो नोट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब पीएल में सबसे बड़ा नोट्स कौन सा है बताओ? अदर एक्सपेंस। अब बैलेंस में सबसे बड़ा नोट्स कौन सा है? बस ये 2 नोट्स अगर बन जाएगा तो समझ लो आपका फाइनल अकाउंट आराम से बन जाएगा। ये 2 नोट्स में ही सबसे ज्यादा एंट्रीज है। अब रिजर्व सरप्लस में क्या है? जनरल रिजर्व है, मान लो पहले कितना जनरल रिजर्व था, फिर इस साल कितना ट्रांसफर हुआ वो ऐड हो जाएगा जनरल रिजर्व में, है ना? पीएल में कितना बैलेंस था पहले, फिर उसमें कितना प्रॉफिट ऐड हुआ इस साल का, कितना प्रोविजन प्रोपोजमेंट कितना है, ट्रांसफर रिजर्व कितना है, इंक्रीमेंट कितना है, सब एडजस्टमेंट इसमें ही है। मतलब जो आप लोग एडजस्टमेंट आएगा ना, रिजर्व का एडजस्टमेंट, पीएल का रिजर्व का एडजस्टमेंट हो, इसमें इफेक्ट पड़ेगा। परपोज डिविडेंड भी आएगा, इसमें इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंक्रीम डिविडेंड रहेगा तो भी इसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो रिजर्व सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है। पीएल में सबसे इंपॉर्टेंट अदर एक्सपेंस, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सेकेंड हेडिंग क्या लिखिएगा? शेयर ये क्या है ना, कभी दिया नहीं रहता है बीकॉम में, ये आपको एक भी सब में नहीं मिलेगा। बस खाली लिख के क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख के नहीं कर दीजिएगा बस, समझ गए? थर्ड क्या इसके बाद? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में मेन एक आप लोग का मेन एक ही ऐसे ऐसे है बहुत सारा, सब हेडिंग लिखना जरूरी नहीं है। सब हेडिंग वही लिखिएगा जो है क्वेश्चन में, मतलब हेडिंग लिखना जरूरी है। 4 हेडिंग है लाइब्रेरी में, चारों हेडिंग लिखना है आपको। अब अगर मान लो सब हेडिंग जैसे मान लो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म
अगर नहीं है मान लीजिए, अगर तो लिखना जरूर मैंडेटरी नहीं है, आप लिखना चाहे लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में डिबेंचर नहीं है, लोन नहीं है, डिबेंचर और लोन, तो आप खाली नॉन कॉलेबिलिटी लिख के नील कर देंगे तो भी चलेगा, मतलब सब हेडिंग लिखना जरूरी नहीं होता है, हेडिंग लिखना जरूरी होता है, समझ में आया? इसमें तो और भी सब हेडिंग है, हम तो खाली एक ही लिखे हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और भी है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है इसके अंदर में, वो सब बीकॉम में नहीं आते, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। आप कंपनी फाइल अकाउंट का फॉर्मेट देखिएगा, कितना बड़ा फॉर्मेट है, पीएल का फॉर्मेट देखिएगा, हम तो छोटा सा दिए फॉर्मेट, उसमें देखिएगा कितना अर्निंग पर शेयर, डेबिट अर्निंग पर शेयर, सब कुछ दिया है उसमें, एक्चुअल का फॉर्मेट है, लेकिन आप लोग को बीकॉम में उतना नहीं जाना था दूर तक, समझ गए? एक्चुअल जो फॉर्मेट है ना पीएल का, वो और भी बड़ा फॉर्मेट है। अब एक्चुअल जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उसमें और भी है, सब हेडिंग्स और भी है, लेकिन हम जैसे आपको क्या दिए सब हेडिंग खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिए बस, क्योंकि बीकॉम इससे ज्यादा नहीं आता है। लेकिन इसके अंदर में लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है, डेफर्ट डेफर्ट आता है, लाइबिलिटीज, समझ गया है? तो वो सब हम नहीं लिखना है, वो सब आपको एग्जाम में नहीं रहता है, इसलिए वो सब आपको नहीं लिखना है, जो हेडिंग लिखना है और सब हेडिंग वही लिखना है जो जो क्वेश्चन में रहेगा। तो मेजर खाली इसमें एक ही है, ऐसे टोटल 4 है इसके अंदर में, लेकिन आप लोग का खाली मेजर कौन सा आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, वो भी नहीं रहता है कभी कभी। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं रहेगा तो लिख के नहीं भी कर सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों ऑप्शन है आपके पास। एक्स्ट्रा लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा आपका, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है लिख दिए तो मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं है। लिख के नील कर दो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आइटम नहीं है वो मत, वो आइटम जो सब हेडिंग नहीं है वो लिखना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? लेकिन सर जो मेन हेडिंग है वो तो लिखना ही हेडिंग पड़ेगा ना? लिखना पड़ेगा, हेडिंग लिखना पड़ेगा, 4 हेडिंग लिखना पड़ेगा आपको। हम बोले सब हेडिंग, ये 4 आपको लिखना पड़ेगा, शेयरहोल्डर फंड लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्या बताइए, अब करंट लायबिलिटी के अंदर में 4 है, करंट लायबिलिटी के अंदर में 4 सब हेडिंग है। एक है आपका देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक क्या बताइए आपको, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, शॉर्ट टर्म लोन है, बैंक ओडी है, समझे? अब नहीं रहेगा तो मत लिखिए, अगर क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है तो लिख के नहीं कर सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? और क्या इसके बाद पेड पेबल, पेड पेबल तो रहेगा ही, पेड पेबल में तो क्या आता है, पेडस आता है, और क्या आता है, बिल्स पेबल आता है, तो ये कम से कम रहेगा हर सब में, पेड पेबल हर सब में रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हर सब में आपको। तो आप चाहे तो लिख के नील भी कर सकते हैं, और अगर लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है? और क्या इसके बाद, अदर लाइबिलिटीज भी किसी किसी सब में नहीं रहता है। अदर लाइबिलिटीज में क्या आएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, अदर लाइबिलिटीज में आएगा। और लास्ट में क्या है बताइए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इसमें क्या आता है, जैसे परपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है? ये हो गया आपका 16, तो लाइबिलिटीज कंप्लीट। मतलब हम जो फॉर्मेट दिए ना वो हम बहुत छोटा करके दिए फॉर्मेट, हम सिर्फ वही फॉर्मेट दिए, वही वही सब हेडिंग दिए जो बीकॉम में आपको मिलेगा कहीं कहीं पे। एक्चुअल में बहुत सारे सब हेडिंग है, वो सब नहीं लिखना है आपको, जो बीकॉम में काम नहीं, क्यों लिखोगे बेकार का, ठीक है? हो गया यहाँ तक बोलो, लाइब्रेरी कंप्लीट। अब कहाँ आते हैं हम लोग उसके बाद, एसेट साइड आते हैं। बस एसेट में 2 सब हेडिंग है, एसेट में 2 हेडिंग है बस, एसेट्स में 2 हेडिंग है। एक है क्या बताइए पहले, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है? अभी तक मेरा खाली फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उस लोग जल्दी स्टार्ट हो गया था ना, आप लोगों का तो बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था।
उसका रिवीजन स्टार्ट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, देखिए नॉन करंट एसेट, ठीक है। ओके यहाँ तक। अब नॉन करंट एसेट में क्या है देखो, सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ए में क्या बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड, अब इसके अंदर में क्या क्या है, एक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और एक क्या है, इंटेंजिबल एसेट। समझ गए? फिक्स्ड एसेट नहीं है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट का वर्ड नहीं है यहाँ पे। क्या वर्ड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक वर्ड है, वो हो गया टेंजिबल हो गया उसके अंदर में, और दूसरा वर्ड क्या है, इंटेंजिबल, जो गुडविल है, पेटेंट है, वो सब कहाँ आएगा, सब इंटेंजिबल में आएगा। और जितना टेंजिबल एसेट है ना, सब कहाँ पे आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड हेडिंग क्या बताओ, अभी अगर मान लो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मत लिखिएगा आप लोग, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये इसी का पार्ट है, फर्स्ट फर्स्ट हेडिंग का पार्ट है। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट मतलब समझे क्या हुआ, नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 17, 18, 19, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझे क्या हुआ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म कहाँ आएगा, करंट एसेट में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में खाली इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा तो लॉन्ग टर्म लोगे, क्वेश्चन में खाली लिखा है इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेंशन नहीं किया है, तो कहाँ पे लोगे उसको आप, नॉन करंट में लोगे। समझ गए बात को, किसी भी चैप्टर की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि फाइनल अकाउंट, कोई भी चैप्टर में अगर खाली इन्वेस्टमेंट मेंशन किया हुआ है तो उसको क्या लोगे आप, लॉन्ग टर्म में लोगे, शॉर्ट टर्म में मत लीजिएगा, ठीक है। और क्या इसके बाद थर्ड बताओ, नॉन इन्वेस्टमेंट के बाद लॉन्ग टर्म, ये बहुत क्वेश्चन में नहीं मिलता है, बहुत रेयर। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस आपको एक भी समय नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में एक ही आइटम आता है बस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी, वो किसी भी समय आपको बीकॉम में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दो आइटम इसमें मेजर आपका दो ही है, कौन कौन सा है, दो, ये दो, ये, ठीक है। और डी में क्या है बताओ, अदर करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट है ना, इसलिए आपको कोई कोई समय मिल सकता है, ये आपको कोई कोई समय, इसमें क्या आता है बताओ, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एंड इशू, अंडरराइटिंग कमीशन, तो एक आपको मेजर आइटम है बस, कौन सा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बस, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। अगर क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो किस कहाँ पे आएगा बताओ, जो राइट ऑफ हो गया वो पीएल में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या आपका डेफर्ड एक्सपेंस है, वो हम लोग हर साल धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं, हर साल उसको धीरे धीरे करके, तो जो राइट ऑफ होगा वो पीएल में जाएगा, और जो राइट ऑफ नहीं हुआ अभी तक वो बैलेंस शीट में कहाँ पे आएगा बताओ, अदर नॉन करंट एसेट के अंदर में। तो ये कभी कभी मिलता है, किसी किसी क्वेश्चन में रहता है, हर समय नहीं रहता है।
किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अदर नॉन करेंट एसेट, मतलब उसमें क्या मिलेगा, मेजर आइटम कौन सा, उसमें एक आइटम मेजर है जो आता है कभी कभी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो आएगा इसके अंडर में, किसी किसी क्वेश्चन में मिलेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में खाली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो बाकी हेडिंग आपको नहीं लिखना है, बाकी सब हेडिंग आपको अगर लिख दोगे तो लिख कर नील कर दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। अब ये एसेट में ये है करंट एसेट, ठीक है। अब करंट एसेट में क्या क्या आएगा बताओ, करंट एसेट में इसमें देखो करंट इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे को बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर, एक सब में है बस, ठीक है, एक बार आया था बस। तो अगर करंट इन्वेस्टमेंट रहेगा तो मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म ऊपर जाएगा, शॉर्ट टर्म आएगा यहाँ पे, और क्या इसके बाद इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, इन्वेंट्री में क्या आएगा बताइए, क्लोजिंग स्टॉक आएगा बस, ओपनिंग स्टॉक यहाँ नहीं आता, यहाँ पे कौन सा आएगा, क्लोजिंग बैलेंस बना रहे हैं आप, और ट्रेड रिसीवेबल तो रहेगा ही, ट्रेड रिसीवेबल तो रहेगा, इन्वेंट्री भी रहेगा, है ना। करंट इन्वेस्टमेंट बहुत बार नहीं मिलती, बहुत कम आते हैं। अब पीबीडी अगर रहेगा मान लो तो सब यहाँ पे शो नहीं करना है, डेटर्स माइनस पीबीडी सब नोट्स में शो करना है, यहाँ पे खाली अमाउंट लिखना है आपको बस, ठीक है। डेटर्स माइनस पीबीडी, बिल रिसीवेबल सब कहाँ पे आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में, बी आर, और कैश एंड, इसमें दो आइटम मेजर है बस, एक कैश और एक क्या बैंक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट में दो मेन आइटम है, कौन कौन सा बताओ, कैश और बैंक। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में आता है एक दो आइटम आता है इसमें, जैसे एडवांस टैक्स अगर रहेगा तो कहाँ पे आएगा बताओ, एडवांस टैक्स का एक एडजस्टमेंट आता है बहुत बार, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में रहेगा ये, समझ गए। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो कहाँ आएगा बताओ, अदर करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस एडवांसेस में नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में नहीं आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पे आएगा, अदर करंट एसेट, अक्रूड इनकम कहाँ आएगा, अक्रूड इनकम, अदर करंट एसेट, समझ गए बस। इसमें इतना सा आइटम नहीं आएगा, जितना आपको दिखाए हैं फॉर्मेट में 15-16 नोट बनाना पड़ता है मैक्सिमम, 15-16 नोट्स आपको मिनिमम, मतलब अप्रोक्स क्वेश्चन में देखिएगा बहुत सारे नोट्स आपको नहीं बनाना पड़ेगा, 16-17 तक में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे आइटम नहीं रहेगा, जैसे शॉर्ट टर्म एडवांस नहीं रहेगा मत लिखिएगा, अदर करंट से नहीं रहेगा मत लिखिएगा, लिख दोगे तो लिख के नील कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, ये फॉर्मेट। तो आप लोग पहले क्या करिएगा एग्जाम में, अगर फॉर्मेट बिना सम पढ़े फॉर्मेट बनाना है, बिना सम पढ़े फॉर्मेट अगर बनाना है तो ये पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप सम नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या वैसे कौन सा आइटम है कौन सा नहीं है, ये तो सम पढ़ के बना फॉर्मेट, आइदर सम पहले पढ़ो, कौन सा नहीं है उसको मत बना नोट्स, उसको मत लिखो सब हेडिंग, नहीं तो पूरा सब हेडिंग क्या कर दो आप, कॉपी कर दो, इससे बाहर नहीं आएगा, फिर जो नहीं आएगा उसको क्या कर देना, नील कर देना, बस ये कर सकते हो आप चाहे तो, ठीक है। अब नोट्स देखो, सबसे नोट्स हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हाँ बेकार का, सब तो दिया हुआ है नोट्स, और नोट्स तो आपको हर सम में बनाना ही पड़ेगा ऐसे भी। तो रेवेन्यू ऑपरेशन में क्या आएगा, सेल्स आएगा एक तो, और रिटर्न रहेगा तो क्या आ जाएगा, लेस हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा, कमीशन रिसीव आएगा, बस हो गया। मेजर आइटम कौन सा है इसमें, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव भी बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा आपको, कमीशन रिसीव तो किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, समझ गए। फर्स्ट कंप्लीट नोट्स, बोलिए फर्स्ट नोट्स में खाली एक मेजर आइटम कौन सा बताओ, सेल्स, जो आपको हर सम में मिलेगा जो आपको, और अदर इनकम आपको कभी कभी मिलेगा। इसमें मेन आइटम कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव, ये डिविडेंड रिसीव, मेन आइटम कौन सा है इसमें, डिविडेंड रिसीव और इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और डिविडेंड परसेंटेज दिया है तो डिविडेंड आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसफर फीस कभी कभी आता है, शेयर ट्रांसफर फीस, कंपनी के जो शेयर ट्रांसफर करते हैं ना
तो कंपनी को बदले में क्या मिलता है, फीस मिलता है, तो वो इनकम है कंपनी के लिए। और एक दो आइटम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, वो सब आता नहीं है, सिर्फ नहीं लिखे हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इनकम कंप्लीट बताइए, इनकम में बस दो ही पार्ट, दो ही इनकम है बस। एक्सपेंस में क्या है देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कभी नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। आप चाहे तो कैश इनवर्ट को ऐड भी कर सकते हैं इसमें अगर रहेगा तो, ऐसे बीकॉम में नहीं रहता है इसलिए नहीं लिखे तो डिटेल में। कॉस्ट इतनी बड़ी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, उतना उतना डिटेल में आता नहीं है, इसलिए कभी नहीं मिलेगा आपको, बस खाली नील कर दीजिएगा, ठीक है। और परचेज में क्या है, रिटर्न है, रिटर्न खाली माइनस कर दीजिए, बस हो गया। और चेंज इन्वेंट्री हमेशा ऊपर क्या आएगा, हमेशा ऊपर, हमेशा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्या करिएगा, और निगेटिव भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट भी आप माइनस में लिख दीजिएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट करे ना, सैलरी है, वेजेज है, और आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, और प्रीपेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस। वो तो हर क्वेश्चन में रहेगा, हर मतलब कोई भी एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस। उसके बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट में भी अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा तो क्या हो जाएगा, जितना इंटरेस्ट आप पेड किए हैं और जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एडवांस रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस। वो तो हर एक्सपेंस के लिए रूल है। डेप्रिसिएशन आएगा उसके बाद, और लास्ट में क्या आएगा बताओ। अब इसमें भी अगर रेंट जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड। प्रीपेड रहेगा तो क्या हो जाएगा, लेस। इंश्योरेंस है, टैक्सेस, अदर इनकम टैक्स, डोनेशन है, पेमेंट टू ऑडिटर है, लीगल चार्जेज है, और भी जो भी एक्सपेंस हो, जो भी एक्सपेंस हो, जो ऊपर कहीं नहीं आया है, जो ऊपर कहीं पे भी बैड डेट से मान लो, पीबीडी या वो सब लिखे नहीं यहाँ पे, कितना एक्सपेंस लिखेंगे, जो भी एक्सपेंस हो जो कहीं नहीं आया है सब कहाँ जाएगा। और इसमें ऑर्डर फॉलो करना जरूरी नहीं है, एक्सपेंस में ऐसा नहीं कि रेंट ही पहले आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो एक्सपेंस आपको मिलते जाए लिखते जाओ। अदर एक्सपेंस में ये जो अमाउंट दिए ना लिस्ट, ये कोई ऑर्डर नहीं है कि रेंट पहले आएगा उसके बाद इंश्योरेंस आएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो लिखना है लिखो पहले एक्सपेंस, जैसे जैसे क्वेश्चन में एक्सपेंस आते जाए लिखते जाओ। तो यहाँ तक आने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एक बार। फिर पीएल पूरा क्या करिएगा, पहले कंप्लीट करिएगा, फिर बैलेंस शीट में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बताओ, शेयर कैपिटल ऑथराइज लिख के नील कर दीजिएगा, इश्यू सब्सक्राइब सब एक ही साथ कर देगा, ऑथराइज इश्यू सब्सक्राइब सब एक साथ करके नील कर दीजिएगा। अब पेड अप कैपिटल आएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट कौन सा आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस आएगा। और अगर कॉल सिनेरियो कभी मिलता है, बहुत रेयर आता है, अगर किसी क्वेश्चन में कॉल सिनेरियो दिया रहे तो उसको क्या करिएगा, लेस कर दीजिएगा। कॉल सिनेरियो कभी कभी आता है कोई कोई क्वेश्चन में, तो उसको क्या करिएगा, लेस कर दीजिएगा, बस ये हो गया शेयर कैपिटल, समझ गए। उसके बाद रिजर्व सरप्लस में क्या आएगा, जितना भी रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम, जीआर में ओपनिंग बैलेंस आएगा, रिजर्व ट्रांसफर रिजर्व ऐड हो जाएगा, पीएल में ओपनिंग बैलेंस आएगा, प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर जीआर माइनस हो जाएगा, परपोज माइनस हो जाएगा, इंटीम में माइनस हो जाएगा। सब माइनस करने के बाद सबको लास्ट में ऐड करने के बाद रिजर्व सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव रहेगा मान लीजिए तो आप, तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है मान लीजिए आपके पास, तो प्रपोज में ट्रांसफर नहीं होगा, रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा बता, लोन आएगा, डिबेंचर आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, बैंक ओडी आएगा, अदर लोन, जो भी आप लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, जो भी लोन आप ले रहे हैं वो आएगा, शॉर्ट टर्म लोन आएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल में क्या है, क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा। अदर करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब बताएंगे आपको आगे, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट बताएंगे आपको बाद में, अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब बताएंगे आपको आगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा, परपोज प्रोविजन पर डिविडेंड आएगा। ये हट गया डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स क्या हो गया अब आपका, डिविडेंड टैक्स अब आपका क्या हो गया है, हट गया है, अबॉलिश हो गया डिविडेंड टैक्स। पहले कंपनी को डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, अब वो दो, अब आप शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ता नहीं पड़ता आपको, टैक्स में इनकम रिसीव फ्रॉम डिविडेंड अदर सोर्सेज में आता है, और टैक्स देना पड़ता है, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ता है, कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता उसके ऊपर। तो डिविडेंड टैक्स अब नहीं आएगा एग्जाम में, समझ गए, पहले आता था। तो क्या क्या आएगा, प्रपोज डिविडेंड आएगा, इनकम प्रोविजन टैक्स आएगा, और ये दो बार लिखा गया है,
और अदर प्रोविजन आएगा बस। मतलब दो आइटम मेन, इसमें दो आइटम है बस। कौन कौन सा बताओ? एक है प्रपोज डिविडेंड और एक क्या है? टैक्स, प्रोविजन टैक्स, दो ही आइटम है बस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दो ही मेन आइटम है, एक है प्रपोज डिविडेंड और एक क्या है? प्रोविजन टैक्स, बस। अदर प्रोविजन नहीं आता कभी, समझ गए? उसके बाद एसेट में ये, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन रहेगा तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। जो भी एसेट रहेगा, ओपनिंग ऐसे ओपनिंग बैलेंस आपको दिया रहेगा, परचेज होगा तो ऐड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सब एडलेस करने के बाद आउटर कॉलम में लिखिएगा। इंटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी कर रहे थे आपका, चाहे इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर रहे हो, शेयर में, डिवेंचर में, कहीं भी कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आएगा। उसके बाद अदर नॉन करेंट में क्या आएगा? प्रीमियम एक्सपेंसेस आएगा, डिस्काउंट इशू आएगा। लॉन्ग टर्म लोन में से एक ही आइटम है बस, ये कभी नहीं मिलेगा आपको, कोई भी सब में, एक भी सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म आएगा, इसमें क्या आएगा बताइए आपका? उसके इन्वेंट्री, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का हो, चाहे WIP, लूज टूल्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, WIP, फिनिश गुड्स, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का, सब इन्वेंट्री में आएगा। उसके बाद क्या है बताओ? रिसिवेबल आएगा, कैश आएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आएगा, जो लोन आप दे रहे हैं किसी को। लोन लेना लायबिलिटी में आता है, लोन देना एसेट में आता है। और उसके बाद क्या है? अदर करंट एसेट, अक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है, समझ गए? तो यहां तक आप लोग रिवाइज करके आओगे। और सम्स कल करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट। कल पहले क्या करेंगे आपको हम लोग? अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 5:30 बजे टैक्स का क्लास है, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट में भी पूरा, आपको पहले 2 क्लास लग जाएगा एडजस्टमेंट में। परसों समय स्टार्ट होगा, कल पूरा चला जाएगा एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन का, टैक्स का एडजस्टमेंट, डिविडेंड का एडजस्टमेंट, सब नया एडजस्टमेंट है। वो सब एडजस्टमेंट नहीं है जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़े थे, उसमें से 2-3 कॉमन मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़े थे, क्लोजिंग स्टॉक का मिलेगा, डेप्रिसिएशन का मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मिलेगा, पीबीडी का मिलेगा। ये 4-5 कॉमन एडजस्टमेंट है। बाकी इसमें नया एडजस्टमेंट है, मैनेजर रेम्युनरेशन कैसे निकालते हैं, MR, मैनेजर रेम्युनरेशन, एडवांस टैक्स, प्रोविजन टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, ट्रांसफर रिजर्व, ये सब नया एडजस्टमेंट मिलेगा आपको। देखो क्लोजिंग स्टॉक आपको जैसे है ना, क्वेश्चन में ये रहेगा, ठीक है। चलो टैक्स कैसे निकालते हैं, है ना, टैक्स निकालना, डेप्रिसिएशन आप पढ़े थे, ये 2-3 आप पढ़े थे, रिजर्व निकालना, डिविडेंड निकालना, ये सब आप लोग नया एडजस्टमेंट पढ़ोगे। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो 2 क्लास लगेगा मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट में, 1 क्लास और लगेगा कल पूरा, अब परसों सम स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। टैक्स में स्टार्ट होगा GST।